1 लोकसभा सीट, 3 विधानसभा सीट। बस आज की रात है। उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि कल नतीजे आने वाले हैं। कल काउंटिंग डे है और सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। जीएमपीसीजी की टीम भी लगातार हर खबर आंकड़ों के साथ आप तक पहुंचाएगी। अब बात आंकड़ों की निकली है तो जरा याद कीजिए 2018 के आंकड़े। 2 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर 2018 के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है और 2 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर कम हुई है। दिलचस्प बात यह भी है कि जो राजनीतिक पंडित हैं, जानकार हैं और सर्वे वो ये कह रहे हैं 2 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें बीजेपी को। शिवराज और कमलनाथ को आप देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जीत का दावा दोनों भर रहे हैं। जीतेंगे हम, दिवाली हमारी बनेगी। अब कल मंगलवार भी है। अब सवाल यह है, मंगलवार है तो मंगल किस पर भारी होगा, किसका अमंगल होगा और कौन मंगलवार के दिन खुशियां मनाएगा। उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार है। लंबे इंतजार के बाद कल यानी मंगलवार को आखिरकार मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट और विधानसभा की 3 सीटों को अपना प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। मंगलवार को इन चारों ही सीटों पर मतगणना होनी है। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों और पार्टियों की किस्मत को जनता ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। अब मंगलवार को किसका मंगल होगा यह पता चलेगा कल शाम तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि धनतेरस पर जनता किस पार्टी पर वोटों की बारिश करती है और किस प्रत्याशियों की दिवाली बनेगी। क्या कांग्रेस दमोह जैसा प्रदर्शन करके बीजेपी को चित कर पाएगी या फिर बीजेपी 28 सीटों पर उपचुनाव जैसी फतेह हासिल करके कांग्रेस को पटकनी देगी। अब ज्यादा इंतजार नहीं रह गया है और इस इंतजार के बीच विश्लेषण, खबरें लगातार आप देखेंगे सिर्फ आपके अपने पसंदीदा चैनल, नंबर 1 चैनल जीएमपीसीजी पर। हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट भी देगी, आपको पल पल की अपडेट भी देगी। आप बने रहिए हमारे इस खास पेशकश में। नतीजों का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और जब स्टार्ट हुआ है एंडिंग क्या होगी, जीत को लेकर दोनों ही पार्टियां अभी से लगातार दावे कर रही हैं। जोश भी हाई है। वोटिंग के बाद दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने जीत का दम भरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा बीजेपी चारों सीटों पर जीत रही है। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने क्या कहा? कमलनाथ ने कहा कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ प्रशासन से है, धन से है, बल से है, पैसा से है और पुलिस से भी है। उपचुनाव में इन सबका दुरुपयोग किया गया है। तो दावे भी किए जा रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यही तो दिलचस्प बात होती है कि हार और जीत से पहले तमाम तरह का आकलन पार्टियों ने भी किया है कि कहां पर वो भारी पड़ने वाले हैं और कहां पर वो कमजोर पड़ सकते हैं। इस लिहाज से खुलकर तो कोई कुछ नहीं बोलता। जीत के दावे हर कोई करता है, उम्मीदवार भी कर रहे हैं। जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में थोड़ा अंतर आता है। एकदम अपन सोचें कि जो जनरल इलेक्शन है उसके अनुरूप हो, शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी तो आती है। मुझे लगता है कि प्रयास अच्छे हुए हैं और अच्छा मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीती। आगे की जब चीज़ें दिखती हैं और लगता है कि अब हम शायद परिदृश्य गायब हो रहे हैं तो आरोप ही लगते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें लगाने से नहीं होता। ये जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं। जहाँ के बारे में वो कह रहे हैं वहाँ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि गुंडेजिम पृथ्वी पर किसने किया? वहाँ का इतिहास क्या कहता है? जो लोग चुन के गलती से आ गए तो उनकी हत्याएं कर दी गई। क्या नहीं किया है और कौन से समाज के साथ नहीं किया है? तो एक गुंडागर्दी का आलम, दहशतगर्दी का माहौल था। इस बार ये हुआ कि कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ताकत से मैदान में उतरे, उनको जवाब दिया तो उनको गुंडागर्दी। चारों चुनाव हम अच्छी तरह जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो मुकाबला था, पर साथ में हमारा पुलिस से, धन बल से, पैसों से, दबाव से, प्रशासन से जिस प्रकार उन्होंने सब उल्लंघन किया, सब नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मुझे मतदाताओं पर विश्वास है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है। केंद्र में सरकार उनकी, सेंट्रल फोर्सेस, राज्य में तो पुलिस बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए हुए घूम रही थी। तो आपने सुना और समझा भी किस तरह से यहां पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जीत के दावे भी किए जा रहे हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। सभी उम्मीदवार तो जीत नहीं सकते, हार तो एक की निश्चित है। लेकिन उम्मीदवारों की अगर हम बात करें, प्रतिस्पर्धा जो देखने को मिली थी बयानों के माध्यम से, स्टार प्रचारकों के माध्यम से, अब जरा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, उन उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं जिन्होंने कड़ी टक्कर दी और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। अगर हम इस कड़ी में बात करते हैं तो खंडवा पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वीपुर की। एक तरफ राजनीतिक इतिहास है, एक तरफ परंपराएं हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं जो पिछले यानी 2018 चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। क्या इस बार बीजेपी की टिकट पर पहले नंबर पर आ पाएंगे? कल साफ हो जाएगा, अब इंतजार ज्यादा दिन वक्त का नहीं रह गया है। नितेंद्र सिंह राठौर वर्सेस शिशुपाल यादव, यहां पर यह लड़ाई जो देखने को मिली थी बयानों के माध्यम से और वादों के दम से, परंपरा वर्सेस बोरोइंग चेहरा, यह आरोप लगाया था बीजेपी पर कांग्रेस ने। तो ये जो बोरो वाला जो राजनीति है ये भी अब शुरू हो गई है एक बार फिर से। अब बात कर लेते हैं रैगांव के रण की। जब रैगांव की बात करते हैं तो ये वो सीट है जिस पर कल्पना वर्मा वर्सेस प्रतिमा बागरी परिवार का जो लड़ाई है आपने देखी थी। परिवार वाले खड़े हो गए थे, उन्होंने पर्चा भरा था, उसके बाद मनाया गया था, पर्चा वापस ले लिया गया था। क्या उस सियासी घटनाक्रम का नुकसान बीजेपी प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है? क्या उसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा? इसके लिए भी अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। दावे यहां पर भी किए जा रहे हैं, महिला वर्सेस महिला, जीत किसकी होगी पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जोबट की। एसटी सीट है, महेश पटेल वर्सेस सुलोचना रावत। यहां पर भी जो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच जो दागी रहे या बागी रहे उनका भी सामना पार्टियों को करना पड़ा, उनको मनाने की पुरजोर कोशिश यहां पर बीजेपी को करनी पड़ी और अब देखना बेहद अहम होगा यहां पर क्या नतीजे सामने आएंगे। हम बात करने जा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं खंडवा की। खंडवा की सबसे अहम बात यह निकलकर सामने आ रही है कि 2018 के मुकाबले यहां पर 10% वोटिंग कम हुई है। जी हां, 10% काफी मायने रखता है। अब जैसा कि मैं पहले भी आपको कार्यक्रम के शुरू में जानकारी दे रहा था कि 2 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है 2018 के मुकाबले, 2 ज्यादा रहा है। तो फिर इसके मायने क्या हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ जाता है। तो क्या पृथ्वीपुर में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्या वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा या फिर उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? तमाम तरह के आकलन और चिंताएं जो हैं हर पार्टी की तरफ से दावे के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उपचुनावों में जीत का दावा किया है। राजवर्धन ने कहा, कोरोना काल में कांग्रेस पूरी तरह से गायब थी, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। पीएम मोदी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन दी। जनता इन सब बातों को अच्छे से समझती है और इसीलिए उपचुनाव के रिजल्ट के हिसाब से दीपावली शुभ होगी। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने राहुल गांधी को लेकर कहा, वो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो सकते हैं लेकिन लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। शुभ दीपावली होगी और सुखद होगी। और पता नहीं कैसे किसने अनुमान निकाला, लेकिन महेश पाल जी दोनों हम जोबट में थे और हमें तो पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र से हम आए हैं, महीने भर लोगों से मिलके जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी की सरकार में है। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, चर्चा भी होगी, विश्लेषण भी होगा और जानने की कोशिश करेंगे कि मतगणना को लेकर जो तैयारियां हो चुकी हैं। आज सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगी। लेकिन चर्चा क्या हो रही है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्योंकि जो राजनीतिक पंडित हैं, जानकार हैं और सर्वे वो ये बता रहे हैं कि 2 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें बीजेपी को। अब हम रुख करते हैं अपने सहयोगियों का, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि क्या हालात है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सतना की। सतना के रैगांव उपचुनाव के लिए कल मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जिस पर 23 चरण में वोटों की गिनती पूरी होगी, जिसके लिए 300 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज तैयारियों का सामान्य प्रेक्षक रंजीत कुमार जे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे और एसडीएम राजेश शाही मौजूद रहे। रैगांव सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बीच मुख्य मुकाबला है।
तो अब बात करते हैं विश्लेषण की, चर्चा की। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं भोपाल, सतना, ग्वालियर और इंदौर से। सबसे पहले रुख करते हैं भोपाल का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी सुधीर। सुधीर, ये रात कईयों पर भारी पड़ने वाली है। कल इंडिया पर भारी पड़ी थी, लोगों को नींद नहीं आई थी। आज भी कई उम्मीदवारों को नींद नहीं आ रही होगी, बेचैनी लगातार बढ़ रही है। चर्चा क्या है? राजनीतिक विश्लेषक, जानकार और सर्वे कह रहे हैं 2 ऑल रहेगा मुकाबला। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषकों की राय सामने आ रही है, या जिस तरह का माहौल चुनाव के बाद जो दिख रहा है, मतदान के बाद जो दिख रहा है, उसमें कहा जरूर ये जा रहा है कि जो एक लोकसभा सीट का जो नतीजे निकलेंगे उसमें भी है तो कांटे की टक्कर ही, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब हो सकती है। रही बात बाकी 3 सीटों की, तो हो सकता है कि उसमें से 2 सीटें भाजपा के पास न आए। मतलब जो नतीजे की जो बात की जा रही है कि विधानसभा में जो है भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और 1 लोकसभा मिल सकती है। वैसे ही 2 सीटें कांग्रेस के पास जो है वो जा सकती है विधानसभा की। पृथ्वीपुर को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, चूंकि 78% मतदान वहां पर हुआ है, जो इस उपचुनाव का सबसे ज्यादा मतदान रहा है। ऐसे अगर हम खंडवा लोकसभा की अगर बात करते हैं तो खंडवा लोकसभा में 13% के करीब मतदान घटा है। तो विश्लेषकों का यह मानना होता है कि जब खंडवा लोकसभा की अब तक का जो इतिहास आप देखते हैं, 1984 के बाद का इतिहास देखते हैं, तो वहां पर यह रहा है कि जब भी वहां पर मतदान ज्यादा रहा है, या 70% से ज्यादा रहा है, 75% से ज्यादा रहा है, तब वहां पर जो है भाजपा को बढ़त हासिल हुई है। हालांकि अभी भी विश्लेषक जो है वो अनुमान ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जीत का अंतर कम ज्यादा हो सकता है। ऐसी स्थिति जोबट के लिए भी बताई जा रही है। जोबट में चूंकि कांटे की टक्कर बताई जा रही है, चूंकि जो सियासी समीकरण पल पल बदलते रहे, खंडवा में बदलते रहे, जोबट में बदलते रहे, इससे पहले सबकी जो नजर थी वो रेगांव सीट के ऊपर थी। ठीक है, रेगांव की बात कर लेते हैं। संजय लुहानी, संजय, क्या चर्चा, क्या खबर? चर्चा हो रही है जो राजनीतिक पंडित है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के, दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों का अपना अपना विश्वास है कि दोनों को कि हम उनके जो प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें सोचना पड़ेगा कि जो पिछले जो चुनाव में जो परसेंटेज था उससे 5% घट के यहाँ पर इस बार मतदान हुआ है। लगातार कम से कम वहाँ पे 100 से ज्यादा नेताओं ने वहाँ पर रैलियां की हैं, अलग अलग जगहों पर, छोटी छोटी जगह पे बड़े बड़े नेताओं ने रैली की थी। उसका ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इम्पैक्ट जो मतदाता है उस पर कम पड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से मतदाता घटे हैं, मतदान करने की उनका इंटरेस्ट घटा है, तो वो वोट करने नहीं गए हैं। लोगों की ऐसा लगता है कि नेताओं की बातों का उन पर इम्पैक्ट हुआ है। वहीं कांग्रेस जो है सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के दावे हैं उनकी काट करके वहां पर मैदान में दर्शकों मतदाताओं के बीच में पहुंची थी। लोगों आज हमने बात भी की थी इनसे, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो अभी जीत के आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीत के आश्वस्त है। लेकिन कहीं न कहीं लग रहा है कि जो इसमें जातिगत समीकरण और जो भारत, ठीक है, जाति समीकरण, ठीक है। वासु, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो ये भी कह रहे हैं कि धन, बल, पुलिस, प्रशासन, इनका दुरुपयोग किया गया है, दूसरी तरफ जीत का दावा भी कर रहे हैं। क्या इशारा है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए कांग्रेस के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, सत्ता पक्ष का अपना दावा है, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो कल परिणाम आने वाले हैं 4 सीटों पर उपचुनाव के, वो बेहद आश्चर्यजनक रहेंगे, क्योंकि हमने लगातार जमीनी स्तर पर कवरेज किया है। जी मीडिया की टीम चारों जहां जिन जिन जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे लगातार गई है, चुनावी चौपाल हमने लगाई है, और इन सब 4 सीटों पर एक जो कॉमन चीज निकल कर आई कि वोटर काफी साइलेंट है। जनता की जब नब्ज टटोलने की कोशिश की गई तो जनता ने मुद्दों की बात जरूर की, जनता ने ये स्पष्ट जरूर किया कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए नजर नहीं आए कि हम बीजेपी की तरफ हैं या कांग्रेस की तरफ हैं, किस पार्टी का पलड़ा इन चुनावों में भारी है। और दूसरी ओर अगर हम 4 सीटों का ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज देखें तो एवरेज जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ रहा है। ये कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित एक फॉर्मूला बताते हैं कि जब ज्यादा वोटिंग होती है, यानी कि मोर देन एवरेज वोटिंग होती है, तो जो सत्तारूढ़ दल है, जो इस समय बीजेपी है, उसको फायदा होता है, और जब एवरेज से कम वोटिंग होती है तो विपक्ष को वो फायदा दिखाती हुई नजर आती है, यानी कि कांग्रेस को फायदा होता है। लेकिन अगर मैं आ रहा हूं, सिर्फ आ रहा हूं, हाँ। तो देखिए, जब एवरेज वोटिंग हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला 4 सीटों पर देखने को मिलेगा। 4 सीटों पर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। पृथ्वीपुर की जहां तक बात की जाए, नितेंद्र राठौर वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शिशुपाल यादव जिनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, पिछला चुनाव उन्होंने सपा से लड़ा था और सपा से लड़ते हुए वो दूसरे पोजीशन पर रहे थे। चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है पृथ्वीपुर का, वहां पे सपा का अच्छा खासा दखल है, तो जब सपा के साथ बीजेपी का जो पारंपरिक वोट बैंक है वो जुड़ेगा
देखिएगा तो वहां पे जो राजनीतिक स्थितियां हैं, समीकरण है, वो और भी ज्यादा चेंज होते हुए, बदलते हुए नजर आए हैं। लेकिन कांग्रेस के पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बृजेंद्र राठौर जो कि स्वर्गीय नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जिनके बेटे नितिन राठौर को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था। एक तो कोरोना का मुद्दा वहां पे कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जो बृजेंद्र राठौर है उनकी मृत्यु मिसमैनेजमेंट के चलते हुई, कोविड-19 के, और नितेंद्र राठौर के साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी कांग्रेस ने वहां पे जोड़ने की कोशिश की, सहानुभूति लेने की कोशिश की। तो इसका कितना फायदा होता है नितेंद्र राठौर की स्वच्छ छवि का, बृजेंद्र राठौर की स्वच्छ छवि का, और कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स का कितना फायदा वहां पे देखने को मिलता है, ये कल साफ हो पाएगा। शैलेंद्र, 2018 के बाद एक बहुत दिलचस्प बात है, जनता ने कमलनाथ की सरकार देखी, जनता अब शिवराज सरकार की कार्य योजनाओं को देख रही है। इस दौरान उपचुनाव भी हुए, दमोह में हुआ, उसके बाद एक बार फिर से उपचुनाव हुए, और अब एक बार फिर से उपचुनाव हुए, और नतीजे कल सामने आ जाएंगे। इन सबके बीच दबाव ज्यादा किस पर है? कांग्रेस पर है, बीजेपी पर है? कांग्रेस कह रही है जनता पर महंगाई की मार है, किसान परेशान है, हर कोई परेशान है। बीजेपी कह रही है हमारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है। देखिए, अगर बात दबाव की करें तो कांग्रेस पर दबाव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार में रहते हैं और उस दौरान अगर बाई इलेक्शन होता है तो जीत अगर वहां नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो है वो किरकिरी हो जाती है, जिस तरीके से दमोह उपचुनाव के बाद हमने देखा। क्योंकि कांग्रेस जो है वो तमाम तरह के फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती है, और दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी ये कहने लगते हैं कि जब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार में रहते हुए भी आपका विधायक वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, हाँ पाने के लिए जरूर है। जितनी भी सीटें जीतेंगे वो गेन करेंगे, और इसके अलावा वो ये मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वह 23 का चुनाव हो या 22 का चुनाव हो, उन चुनावों में जो है बीजेपी को जनता नापसंद करेगी। इस तरह की बात भी यहाँ पर वो कर सकते हैं। बात पृथ्वीपुर की चल रही थी, जिस तरीके से अगर मुकाबले की बात करी जाए तो बहुत ही कांटे का मुकाबला है, क्योंकि इस बार एक बात और भी है दिव्यांश की, यहाँ पर बसपा और सपा का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। जबकि पिछले चुनाव में देखने में आता था कि यूपी से सटा हुआ इलाका है, बसपा और सपा की मौजूदगी वहाँ रहती थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, न तो वहाँ बसपा से कोई प्रत्याशी है न सपा से, तो इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। लेकिन कांग्रेस इस बात को वहाँ एस्टेब्लिश करने में कामयाब रही है कि शिवपाल यादव जो हैं वो बाहरी प्रत्याशी हैं, वो दूसरे राज्य से आते हैं, और ऐसे में यदि उनको चुना गया तो क्या वो जनता के सुख दुख के बीच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से बासु भी बता रहे थे कि बृजेंद्र सिंह राठौर लगभग 40 साल वहाँ पर राजनीति की है, और उनके जो बेटे हैं उनको टिकट दिया गया, तो एक तो सिंपैथी और पिछले 40 सालों में उनके द्वारा किए गए अंचल के विकास के लिए जो काम है उनको लेकर शैलेंद्र के बीच में गए थे। वासु, सुधीर और संजय, लगातार नजर बनाए रखिए। कल हमें और मेहनत करनी है, जनता तक हर खबर सबसे पहले पहुंचानी है। हमारी पूरी टीम मुस्तैद है। आप सभी का शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और मैं जनता से वादा करता हूं कि जीएमपीसीजी की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हर खबर, हर अपडेट उपचुनाव की इस जंग से जुड़ी हुई लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे। कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, तब भी सबसे पहले सबसे आगे हम रहेंगे और हर खबर आप तक पहुंचाएंगे।